नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा पार्ट 45 में हम बात करेंगे। आज हरियाणा में जो बीजेपी की जो सरकार है वो तीसरी बार जो सरकार आई है, इस बारे में बात करेंगे। बीजेपी ने जो हैट्रिक लगाई है उस संबंध में हम बात करेंगे। हालांकि जो चुनाव जीता गया है, इसके विरोध में जो मुख्य पार्टी है अपोजिशन की हरियाणा में, इंडियन नेशनल कांग्रेस, चुनाव में मतगणना के में हुई धांधली को लेकर, ईवीएम की खराबियों को लेकर चुनाव आयोग पहुंची है, जैसा कि मीडिया में खबर है। और उनके जो नेता हैं वो भाषण कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि जो रुझान, उनका ये कहना है, जो उनका रुझान है हरियाणा में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था, और इसमें जो बाजी गई वो भारतीय पार्टी ने ली। और वो क्यों ली, इस बारे में हम बात करना चाहते हैं। दूसरा, हमने कल एग्जिट पोल पे भी बात की कि जो गलत है वो सही है। अधिकतर जो रुझान एग्जिट पोल के अनुसार जिसका होता है उसी की सरकार बनती है, नो डाउट। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, उसके विपरीत हुआ है। लेकिन हम उन कारणों में नहीं जाना चाहते हैं। हम पक्ष विपक्ष को डिनाई करते हुए हम आंकड़ों में जाना चाहते हैं, रीजन जो है उस पे बात करना चाहते हैं, ताकि हमें थोड़ा और इस बारे में मालूम हो। ये भारतीय जनता पार्टी की हम बात करेंगे, जो विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है संख्या में, क्योंकि जो मेंबरशिप है वो किसी भी देश की कंट्री की जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि संख्या ज़्यादा है इंडिया में। अब तो हम चाइना की में जो सेंसस है उससे भी ज़्यादा निकल चुके हैं, तो इंडिया नंबर 1 पॉपुलेशन में है। तो जिसकी सरकार जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उसमें सबसे ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड जो लोग हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी भी वो बड़ी ही होती है। तो पहला जो पॉइंट है, इसमें कुछ मैं पॉइंट हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, जननायक जनता पार्टी है, टीएमसी है, इधर टीएमसी नहीं थी। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो वो संगठन में कहाँ वो ठहरती हैं और बीजेपी कहाँ ठहरती है, इसके संदर्भ में मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो पहले नंबर पे ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है सबसे ज़्यादा पैसे वाली पार्टी है। इस संदर्भ में हमने बात भी की थी कि जो सबसे जो ज़्यादा जो चंदा है, इलेक्टोरल बॉन्ड से जो चंदा मिला है, वो सबसे ज़्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा जो देने वाले लोग हैं वो बिजनेसमैन लोग हैं। आम लोग भी देते हैं, नो डाउट, हर टाइप के लोग भी देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चंदा है पॉलिटिकल पार्टी को वो बिजनेसमैन देते हैं। अगर बिजनेसमैन चंदा नहीं देते हैं तो जो एनडीए है, सरकार जो है, तो उसने 18 लाख करोड़ जो पैसा है बिजनेसमैन का माफ़ नहीं करती। इतना सारा पैसा माफ़ नहीं किया जाता, क्योंकि पैसा माफ़ उसी का किया जाता है जो चंदा देता है इलेक्शन के टाइम पे, वो इलेक्शन से
सरकार बनने के बाद उसको जो लोन दिया जाता है, वो लोन जब चुकाया नहीं जाता है तो उस एवज में वो पैसा राइट ऑफ होता है, यानी कि ये पैसा दिया नहीं जाता है। तो आप गूगल करके, गूगल जो कोड है उस पे आप राइट ऑफ जो मनी है उसके संदर्भ में आरबीआई की जो रिपोर्ट है, एनुअल जो रिपोर्ट है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है और सबसे ज़्यादा अमीर पार्टी है। इस देश में उससे ज़्यादा पार्टी अमीर नहीं है। और ये भी बात है, जिसके पास पैसा होता है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है हर काम में, क्योंकि पैसे के आधार पर आप आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। आप हम खुद से लगा लीजिए, आप अगर आपके पास पैसा है तो आपके काम भी उसी हिसाब से आगे बढ़ते रहते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी है। दूसरा सबसे अहम जो पक्ष है, जो लोग ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में होंगे, केंद्र में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में तीसरी बार सरकार है। किसी ज़माने में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार होती थी, केंद्र में सरकार होती थी और राज्यों में भी सरकार होती थी। तो आज का जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी का जो समय है, एनडीए का जो समय है, यानी कि जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बनाया है 98 के बाद जो बना है, तो उसमें जो लीड रोल है वो भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट जो जीतेगा वही लीड रोल करेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ में। अब एनडीए में 40 पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं। हमें ये भी समझना होगा, पूरे देश में एनडीए जो अभी सरकार चल रही है तीसरी, उसमें 40 से ज़्यादा, यानी कि 40 के आसपास पॉलिटिकल पार्टी शामिल हैं। ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। तो केंद्र में जो सरकार होना भी सबसे बड़ी बात है चुनाव जीतने का। लोग सोचते हैं कि सेंटर और स्टेट में दो अगर एक जैसी सरकार आती हैं तो काम ज़्यादा होता है, नो डाउट। 2 साल जब यूपी की सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उस टाइम पे भी हरियाणा में लगातार 2 ट्रम्प इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी। जब सरकार वहाँ नहीं रही 14 के बाद, तो सरकार इधर की भी जाती रही, तो दूसरी बार भी जाती रही। अब केंद्र में सरकार होना बहुत बड़ी बात है, लोग सोचते हैं इस बारे में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जिनकी कहीं भी सरकार नहीं है पॉलिटिकल पार्टी की, तो उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, बहुत कम सोचते हैं इस बारे में। तो ये एक बड़ा अहम फैसला लेने का होता है लोगों का इस बारे में। और कितनी सरकारें हैं इसमें, 28 स्टेट पूरे देश में, तो 19 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी कि 19 राज्यों में भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो कितना बड़ा लोग स्ट्रक्चर जो काम करता है, ये भी एक बड़ी बात है। केंद्र में तो सरकार है ही है, तो तीसरा नंबर राज्यों में जो सरकार है वो 19 राज्यों में सरकार है, कुछ टेरिटरी में उनकी सरकारें हैं, ये भी हमें समझना होगा। और इसमें चौथे नंबर पे जो पॉइंट है वो है संगठन की ताकत। अगर किसी पार्टी के पास संगठन नहीं है, संगठन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक संगठन है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो थिंक टैंक है। बीजेपी का जो सबसे बड़ा जो थिंक टैंक है वो आरएसएस है, राष्ट्रीय सेवक संघ। अब राष्ट्रीय सेवक संघ में कितनी शाखाएं हैं, जितनी भी धार्मिक शाखाएं हैं, अधिकतर फेमस जो है वो राष्ट्रीय सेवक संघ की हैं। तो उसमें सबसे अहम जो हम अगर ये देखें कौन कौन सी हैं तो बहुत समय लग जाएगा। तो उसमें अगर हम ये देखें टीचिंग में, तो टीचिंग का भी उनकी एक शाखा है, टीचिंग की भी एक शाखा उनकी। आप कहोगे कि किसान यूनियन में, तो भारतीय किसान यूनियन उनकी है, ठीक है ना। तो आप किसी भी एक क्षेत्र में देखिए तो आरएसएस की बहुत ज़्यादा शाखाएं वहाँ काम करती हैं, तो वो शाखाएं ही लोगों को प्रभावित करती हैं वोट डालने के लिए। तो ये बहुत बड़ा उनके पास तंत्र है। ये तंत्र
हरियाणा में ही नहीं काम कर रहा, ये पूरे भारतवर्ष में काम करता है। और बिना कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने संगठन के बलबूते सरकार नहीं बना सकती है। एक संगठन है बामसेफ, ये बीएसपी को सपोर्ट करता है। हालांकि जो बीएसपी, इसमें 2 बामसेफ बन गई हैं, जो बीएसपी को संगठन को, बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी है उसको सपोर्ट करता है। एक बामसेफ है जो वामन बेशराम का, उसका कभी नाम सुनना, तो उसका एक संगठन है जो लोगों को ज्वाइंट रूप से कर रहा है एक नई क्रांति लाने के लिए। 29 में उनका प्लान है कि हमारी सरकार होगी पूरे देश में, उनका ऐसा प्लान है। तो बहुजन क्रांति मोर्चा एक पार्टी है, हरियाणा में इलेक्शन लड़ती है, नो डाउट वो भी। तो संगठन की जो ताकत है वो सबसे अहम ताकत है, ठीक है। तो आप जहाँ रहते हो तो इस नाम को आप सुन सकते हो उन कि किस तरह से वो काम करते हैं। इसमें एक है कि टिकटों का समय से पहले बंटवारा, जो 90 सीटें हैं उसमें सबसे ज़्यादा टिकटों का जो बंटवारा पहले हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी में हुआ है 90 सीटों पे। ये हमें समझना होगा। अगर टिकटों का बंटवारा समय पे भी होता है तो समय पे ही प्रचार होता है, ये भी हमें, ताकि समय पे लोगों तक रीच बनाई जा सके, पहुंच बनाई जा सके। ये भी एक अहम हिस्सा है रणनीति का। और उसके बाद है धर्म जो है, और धर्म के अंदर जो देवता हैं उनका उन पे बहुत बड़ा सहारा है, क्योंकि राज्य की सरकार धर्म के बिना नहीं चल सकती। और धर्म से पहले अगर हम सामाजिक रूप से एकत्रित हैं, वो भी एक अहम पद है। तो धर्म किसके पास है, धर्म कौन सी पॉलिटिकल पार्टी लेके चल रही है? आज की तारीख में धर्म जो कैप्चर जो हुआ है, या देवता जो कैप्चर, उसमें बहुत सारे देवता हैं। हिंदू धर्म में तो बहुत सारे देवता हैं, हालांकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, वो एक कल्चर है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट पहले बोल चुका है, और जो संघ है उसके जो मुखिया हैं वो तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन वो एक दूसरी बात है कि वो लोगों को कितना समझ में आता है, एक उस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन धर्म और देवताओं पे जो पकड़ है, क्या वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में है? वो नहीं है। तो उसमें क्या है कि व्यक्ति पहले विकास से पहले, डेवलपमेंट की सोच से पहले व्यक्ति धर्म के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और धर्म से जो जुड़ना है तो उसका जो फेथ है, उसका जो मानना है, उसकी जो पूजा है देवताओं की, उसके साथ वो सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो डेवलपमेंट जो है, विकास का जो नाम का जो शब्द है वो बाद में आता है, पहले धर्म आता है। और उसकी जो अवधारणा है कि राष्ट्र प्रथम, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति पहले अपने बारे में ना सोचे, अपनी फैमिली के बारे में ना सोचे, राष्ट्र के बारे में सोचे। तो ऐसे बहुत बड़े छोटे छोटे जो वर्ड हैं प्रदेश में, हर व्यक्ति 18 साल से या उससे पहले का जो व्यक्ति है उससे बारे में सोचने लगता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा फैमिली कुछ नहीं है, पहले राष्ट्र प्रथम, ऐसी भावना भारतीय जनता पार्टी रखती है। तो धर्म और देवता भी एक बड़े हथियार हैं, हथियार ना कहें कि इसमें ये कहें कि बहुत कारण हैं जीतने के, जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जो अत्याधुनिक रूप से उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसकी तरफ धकेलते हैं, उसकी तरफ आते हैं। एक इसमें है संकल्प पत्र, घोषणा पत्र। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो घोषणा पत्र पहले जारी करते थे, लेकिन पिछले 15 सालों में वो संकल्प पत्र बोलते हैं, यानी कि मैंने ये संकल्प लिया। घोषणा तो है कि मैं उसको पूरी करूं या ना करूं, लेकिन क्या संकल्प पत्र जो है वो सबसे अहम है कि भी मैं संकल्प लेता हूँ कि किस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और वायदे तो सभी करते हैं, अब इनका जो वायदा है कितना पूरा हुआ कितना नहीं हुआ है वो एक दूसरी बात है, लेकिन वो संकल्प पत्र जारी करते हैं, समय पे करते हैं, ये एक बड़ी बात है।
इसके बाद है कि मीडिया पर पकड़। आज के दौर में मीडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया, आपका अखबार है, आपका न्यूज़ चैनल है, ये दो बड़े हैं, लेकिन आपके पास मैगजीन भी हैं, आपके पास जो प्रिंट जो सामग्री है वो भी मीडिया में आती है। तो सबसे ज़्यादा जो पकड़ है अन्य पार्टियों से, वो सबसे ज़्यादा पकड़ मीडिया की जो पकड़ है, और मीडिया का जो कंटेंट है, मीडिया में जो कंटेंट जो आता है उस पे जो सबसे ज़्यादा पकड़ है वो भारतीय जनता पार्टी की है। आप पिछले एक महीने के अखबार देखिए, आप कोई भी अखबार देखिए एक महीने का, तो सबसे ज़्यादा कंटेंट किसका है? फ्रंट पेज पे, हम सेकंड पेज की बात नहीं कर रहे। एक अखबार कोई भी लीजिए, आप हिंदी का लीजिए या इंग्लिश का लीजिए, सबसे फ्रंट पेज को देखिए, उसका एक महीने का शेड्यूल देखिए, आपके पास होगा, नहीं तो आप देखिए उसको। तो सबसे ज़्यादा कंटेंट किसका है? उसका है। आप चैनल देखिए, सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल पे जो एजेंडा जो चलता है, सबसे ज़्यादा किस पॉलिटिकल पार्टी की बात होती है, ये भी एक अहम है। और उसमें जो प्रवक्ता हैं उनका जो फीडबैक है वो भी एक अहम है। तो मीडिया का पे पकड़ भी एक इम्पोर्टेंट है। और एक आ गया आपका सोशल मीडिया, मीडिया के साथ एक सोशल मीडिया जुड़ गया है। तो आजकल जो डिजिटल जो मीडिया जिसको हम बोल रहे हैं, उस पे सबसे ज़्यादा पकड़ भारतीय जनता पार्टी की है। आप वैसे भी आप ये देख लीजिए कि जो कंटेंट डाल रहा है, आप एक्स पे देखिए, आप यूट्यूब पे देखिए, आप फेसबुक पे देखिए, आप इंस्टाग्राम पे देखिए, आप को ऐप पे देखिए, आप पब्लिक ऐप पे देखिए, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो कंटेंट मीन जिसमें टेक्स्ट डल रहा है, जिसमें इमेजेस डल रही हैं, फोटोग्राफ डल रहे हैं, जिसमें आपका वीडियो डल रहा है, जिसमें आपका ऑडियो डल रहा है, तो सबसे ज़्यादा अन्य पार्टियों से ज़्यादा इसी पार्टी का आपको मिलेगा। और इसके नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रचार सामग्री। प्रचार सामग्री का मतलब है कि आप जिधर से गुजरोगे स्टेट में, उधर से ही आपको प्रचार सामग्री का मतलब आपको बैनर मिलेंगे, आपको झंडा मिलेगा, आपको लीफलेट मिलेगा, आपको पैम्फलेट मिलेगा, आपको न्यून साइन बोर्ड पे मिलेगा, ठीक है, आपका पोस्टर मिलेगा, आपका बैनर मिलेगा, होर्डिंग्स मिलेंगे, ठीक है ना। आप जहाँ पे भी देखोगे आपको प्रचार सामग्री में वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी, क्योंकि उसके पीछे पैसा लगा है, और पैसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है ही, क्योंकि जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा तो ये प्रचार सामग्री भी देगा। और इसी के साथ जो मीडिया में जो विज्ञापन है, क्योंकि जो मीडिया है वो फ्री तो छापेगा नहीं, तो मीडिया में जो विज्ञापन है, सबसे जो ज़्यादा विज्ञापन है वो भारतीय जनता पार्टी का है। फ्रंट पेज पे जो विज्ञापन है वो भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन, अंदर जो विज्ञापन है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ठीक है ना। होर्डिंग पोस्टर सब का देखिए, आप सामग्री देखिए, वो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, ठीक है। आप पहुंच रहे हैं, दूसरी पार्टी पहुंच रही है, लेकिन मैं यहाँ सबसे ज़्यादा पॉइंट ये काउंट करवाना चाहता हूँ कि आप कितने दिखते हो, क्योंकि दिखना ही अपने आप में बिकना है। विज्ञापन का एक नियम ये होता है कि विज्ञापन तभी सक्सेसफुल माना जाता है, किसी भी ब्रांड का विज्ञापन है तो तभी सक्सेसफुल माना जाता है कितने लोगों को वो दिखाई देता है। तो इस संदर्भ में भी हम बात करते हैं। तो प्रचार सामग्री में मीडिया का विज्ञापन भी इस पे सबसे बड़ा अहम फैक्टर हो सकता है और हुआ है। तो विज्ञापन की बात हो गई है। तो इसमें एक है आपका ये जो बाबा और महाराज हैं, बाबा और जो महाराज है वो हर स्टेट में है। यहाँ पे आपका जो बाबा है राम रहीम, एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, अभी वो जेल में है, लेकिन जेल के दौरान उसको जमानत दी गई। जमानत इसी बिहाफ पे दी गई, वो सरकार उससे, आप उसको कुछ भी कहे, लेकिन हम जैसे जो लोग हैं यही कहते हैं कि चुनाव में जो बाबा के जो समर्थक हैं, उनको चाहने वाले हैं, तो उनको ही वोट देंगे। तो धर्म
में जो बाबा हैं, बाबाओं का जो प्रचार है, इसको हम ट्रेडिशनल मीडिया बोलते हैं, ट्रेडिशनल मीडिया, ठीक है ना, यानी कि परंपरावादी मीडिया। ऐसे ऐसे बाबा जो केवल उन्हीं को आकर्षित करते हैं, उन्हीं को वोट देने के लिए संदेश देते हैं। डायरेक्टली है ये बात, ठीक है ना। ये पूरे हरियाणा में नहीं, आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हो, पूरे भारतवर्ष में देख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है वो इन्हीं में है, लोगों को चेंज करने की, ठीक है ना। जो वो कहेगा उसके अनुसार होगा, लेकिन कितने बाबा उसके उनके अंडर में हैं ये भी हमें समझने की बात है, कितने बाबा उन्होंने संदेश दिया होगा ये भी समझने की बात है। लेकिन सबसे मैं ये कहूँगा कि जो बाबा और महाराज हैं वो आमतौर पर दो ही पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करते हैं, जैसा कि मैंने इस बुक में लिखा भी है, इस बुक में यानी कि जो मैंने लिखी है हरियाणा में राजनीति, एक राजनीतिक चेतना। इस बुक में मैंने ये भी यही लिखा है कि बाबा और महाराज दो ही पॉलिटिकल पार्टियों को सपोर्ट करती हैं और करती आई हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। तीसरे का अभी मुझे पता नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं या बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करती हैं, या वहाँ तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ सपोर्ट करती हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं और कांग्रेस को। हालांकि आज कांग्रेस वहाँ नहीं है, लेकिन धर्म के मामले में अभी जो धर्म चलता है उसके मामले में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो बाबाओं का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद ये है कि आपका जो ओबीसी जो समाज है और डीएससी जो समाज है, हरियाणा में दो समाज ने खुल के बात की है और एक ब्राह्मण समाज ने खुल के बात की है। ब्राह्मण समाज का जो प्रतिशत है हरियाणा में 4% के आसपास है, उन्होंने खुल के बीजेपी को समर्थन किया है। और दूसरे पे डीएससी जो समाज है हरियाणा में, डीएससी समाज जो एससी समाज का डिवाइड है, 10% जो समाज उन्होंने खुल के बीजेपी को सपोर्ट किया है। तीसरा जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उन्होंने, उनका जो प्रतिशत है उनका 32 से 34% है। तो 32 से 34% में से अगर कुछ हम ये कहें जजपा को चला गया, अगर जिसको टिकट मिली, कुछ अगर बीएसपी को चला गया जिसको टिकट मिली, आम आदमी पार्टी को चला गया जिसको टिकट मिली, कांग्रेस में चला गया जिसको टिकट मिली, है ना, तो बाकी किसको चला गया? तो बाकी तो आपको यही आपको मानना पड़ेगा कि बाकी भारतीय जनता पार्टी को चले गए। अब इसमें पेपर में एक दिन आया है, कल परसों ही आया था कि अहिरवाल जो क्षेत्र है, तो अहिरवाल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं अहिरवाल क्षेत्र में वो किसने जीती हैं? तो अहिरवाल क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाला कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी है अहिरवाल में, जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें जीतती हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि भाई वो एक मुख्यमंत्री जो बदलना है, एक नेक्स्ट पॉइंट कहें तो मुख्यमंत्री जो बदलना है वो भी एक अहम पहलू है इसमें। तो इसमें ये है कि भाई ये अहिरवाल क्षेत्र की बात मैं बता देता हूँ, पेपर ने भी छापा है इसमें। भाजपा ने 19 में 14 सीटें जीती थी, 19 में 14 सीटें इसमें जीती थी, 15 सीटों में से आप देख लीजिए। अगर हम ये करते तो दूसरे की हम बात नहीं करते, तो दूसरे की हम बात करेंगे, तो 14 सीटें जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पे हम ये देखें कि भाई फिर जाट बेल्ट भी उन्होंने काफ़ी सीटें जीती हैं, जाट बेल्ट में उन्होंने भी कुछ सीटें जीती हैं, है ना। तो हमें अगर हम ये 3 हिस्से कहें, आपका ब्राह्मण समाज, आपका ओबीसी समाज का, अगर हम ये देखें कि 34% अगर मान के चले ओबीसी समाज को, तो उसमें से 22% जो समाज है वो भारतीय जनता पार्टी को गया है। और जो डीएससी जो सोसाइटी है, डीएससी जो समाज, एससी समाज से जो कटा है, वो भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को गया है। और वहीं जाट समाज अगर 22 से 24% है, तो उसमें से जाटों को भी 18-20 जाटों को उन्होंने टिकट दी हैं, तो उसमें से
अगर 24 में से अगर 10% भी मान के चलते हैं तो उनको गया है वो, ये भी हम मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ एक बहुत बड़ा इसमें हम एक गैप देखते हैं कि कितना वो उधर गया है। एक सबसे बड़ी बात अहम ये है एक पॉइंट कि मुख्यमंत्री बदलना भी, खट्टर साहब को बदलना भी एक बहुत बड़ा रणनीति का हिस्सा रहा है। हरियाणा में जो 24वां मुख्यमंत्री अभी फ़िलहाल है, आगे 2 दिन के 3 जैसे दशहरा पे जो ओथ होगी इसमें नायब सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे, जैसा कि वो मुझे अंदेशा है। तो 25वें मुख्यमंत्री होंगे। तो उस 25वें मुख्यमंत्री में क्या है कि तीसरी बार को ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री होगा। पहली बार बना राव इंद्रजीत सिंह का जो फादर रहे कुछ समय के लिए, फिर आपका आप यही बने दूसरी बार नायब सिंह सैनी मार्च में बने। तो 56 दिन का ये समय रहा मुख्यमंत्री बनने का। तो मुख्यमंत्री बनने का जो है, बनाने का जो सिलसिला है खट्टर साहब इस्तीफे के बाद लोकसभा चुनाव में, तो ओबीसी समाज ने सोचा कि एक लंबे समय के बाद समाज को, उनके समाज का मुख्यमंत्री बनाए। और कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो उस पर 2 बड़ी बातें हो रही थी कि भाई कुमारी शैलजा को तो गालियाँ ही दे रहे थे बहुत सारे जाट ग्रुप के लोग, नो डाउट, लेकिन उसमें हुड्डा ग्रुप इतना हैवी था तो उसमें कुछ कहने की बात नहीं थी। तो लोग यही सोचते उसमें हुड्डा ही सीन होगा, है ना। तो इस बात से भी लोग कटे हैं, नो डाउट, गाली देने से भी लोग कटे हैं, ऐसी समाज के लोग कटे हैं, और हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री ना बनाने पे भी लोग कटे हैं। ये हमें बात समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। आज भी पेपर में है कि एक बिरादरी से आप कितनी मतलब एक बिरादरी से आप सीएम नहीं बना सकते हैं, कितनी बार आप बनाओगे, तो ये भी हमें समझने की बात है। तो यहाँ पे हम ये कुछ पॉइंट रखे हैं कि हमें समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी काम करती है। एक तो सबसे बड़ी अमीर पॉलिटिकल पार्टी होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आपकी रीच भी बहुत ज़्यादा होगी, आपका संगठन भी उतना ही मजबूत होगा। 19 स्टेटों में सरकारें हैं, कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और केंद्र सरकार उनके पास है, बहुत बड़ी बात है। हैट्रिक उनकी है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति वोट देते समय सोचता है या मैं उनके फेवर में हूँ या मैं उनके फेवर में नहीं हूँ, तो ये भी बड़ी बात है। और संगठन की जो ताकत है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा विशाल है, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। अगर कोई दूसरी तीसरी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाने की हिम्मत रखती है तो स्टेट में संगठन बनाना होगा, बिना संगठन के सरकार नहीं बनती हैं। और टिकटों का जो बंटवारा है वो भी समय पे ही करना होगा, इन्होंने किया है। धर्म और देवता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इनके पास ज़्यादा अहमियत रखते हैं। संकल्प पत्र, घोषणा पत्र भी अहमियत है, दूसरा का कम नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस का संकल्प पत्र कम था, इंडियन नेशनल लोकदल भारत जो बहुजन समाज पार्टी है उनका संकल्प पत्र कम था, या जननायक जनता पार्टी या आज़ाद समाज पार्टी का संकल्प पत्र कम था, या कोई आम आदमी पार्टी जो उनकी 2 स्टेटों में सरकार है, पंजाब में सरकार है, दिल्ली में, उनका घोषणा पत्र कम था, है ना। लेकिन संगठन बड़ी इम्पोर्टेंट बात है ना। तो यहाँ पे मीडिया पे पकड़ भी इम्पोर्टेंट है कि उस पर कंटेंट कैसा आ रहा है और कितना वो दिखाई दे रहा, कितना वो सुनाई दे रहा है ना, और कितना हम सुन पा रहे हैं, कितना उसको देख पा रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। कि अगर पैसा है तो मीडिया आपके पास है, नो डाउट। पैसा नहीं है तो मीडिया नहीं है सर, ये हमें समझने पर। इलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट है, और मैंने तो इस पर रिसर्च किया 19 में कि मीडिया जो प्रिंट मीडिया खासकर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खासकर, अगर आप मुझे पैसा देते हैं तो खबर तभी लगेगी, वैसे नहीं लगेगी।
प्रिंट मीडिया का तो यही रोल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी यही रोल। आपने इस इलेक्शन में देखा होगा हर असेंबली में जिसके पास पैसा था उसने अपने यूट्यूबर हायर किए हुए थे। आपने लोकसभा में देखा होगा, तो अपने यूट्यूबर 24 घंटे उनके साथ रहना, तो पैसा बहुत बड़ा मायने रखता है इस चीज़ में। मीडिया को कैप्चर करना है तो पैसा आपके पास होना चाहिए, कि वो विज्ञापन छापेगा, विज्ञापन के पैसा लेगा, ये भी आपको रिपोर्टिंग भी वो ऐसे ही करेगा। मैं तो ये भी मानता हूँ रिपोर्टिंग में भी उसका इस तरह से ही होगा, ये भी हमें समझनी। और सबसे अहम है डिजिटल मीडिया पे आपकी कमांड होना, हर लीडर का एक्टिवेट होना, हर कार्यकर्ता का एक्टिवेट होना भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप सरकार बनाना चाहते हो तो आपको सोशल मीडिया एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आज सोशल मीडिया से बन रही है सर, ये हमें समझना होगा। लीडर, संगठन, आपको सबके पास सोशल मीडिया एक्टिवेट होना चाहिए, ये भी अहम बात है। और प्रचार सामग्री का भी आपके पास होना भी इम्पोर्टेंट है, कि वो दिखता है सर। और विज्ञापन का भी उसमें एक अहम रोल है, कि आपका विज्ञापन कहाँ, किस कंटेंट में और किस टाइम पे आपका जा रहा है, और कितना बड़ा विज्ञापन जा रहा है, वो किस पेज पे जा रहा है, किस टाइम ड्यूरेशन पे जा रहा है। आप गूगल आपने सर्च किया, कोई भी चीज़ आपने सर्च किया इस टाइम पे, तो आपने कहाँ किसको नहीं देखा, आपने किसको देखा होगा, आपने यूट्यूब ओपन किया तो किसको देखा, ये आपको समझ। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम ये है कि किसको ज़्यादा देखा आपने, ये सबसे बड़ा अहम है। और मुख्यमंत्री बदलना भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा, क्योंकि आपने थीम पार्क में जो रैली हुई प्रधानमंत्री जी की, तो उसमें खट्टर साहब का नाम सुना? नहीं सुना। आपके फ़ोटोग्राफ देखे? नहीं सुना, नाम ही नहीं था सर। 9.5 साल का मुख्यमंत्री रह के और पीएम की रैली में नहीं हो और वो फोटोग्राफ ना हो, तो वो क्या कहता है सर? उससे पहले क्या कहता है सर? ये बहुत बड़ी बात है, ये थिंक की बात है, थिंक टैंक की बात है कि क्या आप सोचते हैं। और ओबीसी जो मुख्यमंत्री बनाना बहुत बड़ी बात है सर। आप पंजाबी समुदाय से, खट्टर समाज, जो पंजाबी समुदाय के व्यक्ति थे, पंजाबी समुदाय की कितना पॉपुलेशन आप मानते हो हरियाणा में? 8 से 9% मुश्किल से हैं, तो आपने सीएम दिया। लेकिन आपने 36% का सीएम कब दिया सर? मार्च महीने में दिया, उसमें भी 2 इलेक्शन आपके हैं, लोकसभा का इलेक्शन है, नगर निकाय का इलेक्शन है, उसके बाद उसके विधानसभा का इलेक्शन है। 56 दिन का आपका सीएम बना, लेकिन अभी दोबारा बनेंगे नो डाउट। तो ये भी एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा रहा। और ये प्रचार की जो पहुंच है दूसरों से, ये इम्पोर्टेंट है। बाबा जो महाराज हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट, कि बाबा किसके गुणगान गाते हैं? बाबा तो देवताओं के गुण गाते हैं, धर्म के गुणगान करते हैं, लेकिन धर्म वो देवता किसके पास है? ये भी अहमियत है। और ओबीसी समाज का अधिकतर कन्वर्ट होना, और ब्राह्मण समाज का अधिकतर कन्वर्ट होना, डीएससी समाज का अधिकतर कन्वर्ट होना, ये भी अपने आप में इस इलेक्शन में सबसे बड़ी बात थी। मुद्दे और भी हैं, पॉइंट और भी हैं, लेकिन वीडियो हम इतनी बनाएंगे। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हैट्रिक ऐसे नहीं लगाई जा सकती है। पेपर ने भी लिखा नो डाउट कि हवा कांग्रेस की थी, मेडल भाजपा ले गई, नो डाउट। रुझान जो हैं, एग्जिट पोल के जो रुझान जो आए हैं वो कांग्रेस के पक्ष में आए हैं, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की सीट से आई की तरफ चली गई हैं। हमें ये समझना होगा कि अगर ये नहीं भी हैं तो संगठनों को तो समझना होगा हमें। इन पॉइंटों को आप समझिए सर। तो आपने मुझे सुना, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।